नमस्कार। आज हम एक अहम विषय पर बात करने वाले हैं। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972। इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए कई तरह की पेंशन का जिक्र है। हमारे पास एक दस्तावेज है पेंशन के प्रकार .pdf, जिसके कुछ अंशों के आधार पर हम ये चर्चा करेंगे। तो आज कोशिश रहेगी कि इन अलग अलग पेंशन प्रावधानों को थोड़ा खोलकर समझें। ये कब मिलती हैं, क्यों मिलती हैं, क्या प्रक्रिया है। चलिए शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल। देखिए, ये नियम जो है ये सरकारी कर्मचारियों की सेवा के अलग अलग पड़ावों और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बस रिटायरमेंट पर ही पेंशन मिले, कई और स्थितियां भी होती हैं और हर तरह की पेंशन के अपने नियम हैं, अपनी शर्तें हैं। हाँ, तो सबसे पहले बात करते हैं सुपर एनुएशन पेंशन की। नियम 35। ये शायद सबसे आम वाली पेंशन है ना? ज्यादातर लोग इसी के तहत रिटायर होते होंगे। हाँ बिल्कुल, ये वही पेंशन है जो एक सरकारी कर्मचारी को तब मिलती है जब वो सरकार द्वारा तय की गई रिटायरमेंट की उम्र, मतलब अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु पूरी कर लेते हैं। दस्तावेज में दिया है कि ग्रुप बी, सी, डी के लिए ये नियम 1 नवंबर 1973 से और ग्रुप ए के लिए 1 अप्रैल 1974 से है। नियम यह है कि कर्मचारी उस महीने के आखिरी दिन की दोपहर को रिटायर्ड होंगे जिस महीने में उनकी रिटायरमेंट की उम्र पूरी होती है। अच्छा, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। अगर किसी का जन्मदिन महीने की पहली तारीख को है तो वो पिछले महीने की आखिरी तारीख को ही रिटायर हो जाते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, ये मौलिक नियम 56 का एक खास प्रावधान है। मतलब जन्मदिन की तारीख भी मायने रखती है। और इससे भी जरूरी बात यह है कि रिटायरमेंट अपने आप होता है, मतलब ऑटोमेटिक। इसके लिए कोई अलग से आदेश, कोई ऑर्डर निकालने की जरूरत नहीं होती। तो मतलब ये हुआ कि कर्मचारी को खुद ही ध्यान रखना होगा। अगर मान लीजिए डिपार्टमेंट से कोई रिटायरमेंट ऑर्डर नहीं आया तो क्या करें? इंतजार करें? नहीं नहीं, दस्तावेज साफ कहता है कर्मचारी को ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि आदेश नहीं आया तो सर्विस अपने आप बढ़ गई। अगर तय तारीख तक कोई आदेश नहीं है तो उन्हें खुद अपने ऑफिस हेड को याद दिलाना चाहिए, या अगर वो खुद हेड है तो अपने सीनियर को। जब तक सर्विस बढ़ाने का कोई साफ लिखा हुआ आदेश ना हो, उन्हें तय तारीख पर अपना चार्ज सौंप देना चाहिए। और ये प्रशासनिक अधिकारियों की भी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि कर्मचारी टाइम पर रिटायर हो। और अगर रिटायरमेंट की तारीख किसी छुट्टी वाले दिन पड़ जाए, संडे हो या कोई और छुट्टी, तो भी नियम यही है कि औपचारिक रूप से चार्ज उसी छुट्टी वाले दिन दोपहर को सौंपा गया माना जाएगा, भले ही दफ्तर बंद हो। उसके लिए दफ्तर आने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर कैश या स्टोर का चार्ज देना है तो वो पिछले वर्किंग डे पर दे देना चाहिए। ये जीएफआर में भी है। तो सुपर एनुएशन का मकसद यही है कि सेवा पूरी होने पर एक तय तरीके से समय पर रिटायरमेंट हो जाए। सही है। ये तो हो गई सामान्य रिटायरमेंट की बात। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि लोग तय उम्र से पहले रिटायर हो जाते हैं। उसके लिए है रिटायरिंग पेंशन, नियम 36 के तहत। ये सुपर एनुएशन से कैसे अलग है? किन हालात में मिलती है ये? देखिए, रिटायरिंग पेंशन तब मिलती है जब कोई कर्मचारी अनिवार्य रिटायरमेंट की उम्र से तो पहले, लेकिन कुछ खास नियमों के तहत सेवा से निवृत्त होता है। दस्तावेज में कई नियमों का जिक्र है इसके लिए, जैसे नियम 48 या 48A। ये वीआरएस यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से जुड़े हैं। या फिर मौलिक नियम 56, जिसके कुछ क्लॉज सरकार को अधिकार देते हैं कि वो जनहित में कर्मचारी को पहले रिटायर कर दें। या फिर सिविल सेवा विनियम का अनुच्छेद 459। ये सब स्थितियां सुपर एनुएशन से अलग हैं। अच्छा। और हाँ, एक और खास स्थिति है। अगर किसी कर्मचारी को उसके विभाग में सरप्लस घोषित कर दिया जाए, मतलब उसका पद खत्म हो गया या रीस्ट्रक्चरिंग हो गई और वो सरकार द्वारा दिए गए किसी और पद पर जाने के बजाय नियम 29 के तहत वॉलंटरी रिटायरमेंट चुनता है, तो उसे भी रिटायरिंग पेंशन ही मिलती है। तो ये रिटायरिंग पेंशन आप कह सकती हैं कि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी या खास परिस्थितियों के लिए है। समझ गया। अब एक और स्थिति पर आते हैं जो आजकल शायद ज्यादा देखने को मिलती होगी। कई बार सरकारी विभाग का काम किसी कॉरपोरेशन या ऑटोनोमस बॉडी को चला जाता है, या कर्मचारी खुद वहां परमानेंटली चले जाते हैं। नियम 37 इसी बारे में है। निगम, कंपनी या निकाय में आमेलन पर पेंशन। ये आमेलन क्या है? आमेलन मतलब एब्जॉर्प्शन, स्थायी रूप से शामिल हो जाना। नियम 37 कहता है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को केंद्रीय राज्य सरकार के नियंत्रण वाली किसी निगम, कंपनी या ऑटोनोमस बॉडी में स्थायी रूप से जाने की इजाजत मिलती है, तो उसे सरकारी सेवा से उसी दिन रिटायर माना जाएगा जिस दिन वो उस नई संस्था में शामिल होता है। अच्छा, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग महत्वपूर्ण है। हाँ,
और अगर वो पहले से वहां डेप्यूटेशन पर था, मतलब टेम्पररी तौर पर काम कर रहा था, तो आमेलन की तारीख वो होगी जिस दिन सरकार उसका इस्तीफा मंजूर करती है, ताकि वो उस नई जगह पर परमानेंट हो सके। और मान लीजिए वो जो नई संस्था है, कॉरपोरेशन या कंपनी, अगर वो खुद भी पेंशन देती हो तो क्या डबल पेंशन मिलेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। नियम 38(3) इसे साफ करता है। कर्मचारी के पास ऑप्शन होता है, या तो वो अपनी पुरानी सरकारी सर्विस को उस नई संस्था में पेंशन के लिए काउंट करवा लें, अगर वहां के नियम इसकी इजाजत देते हैं, या फिर वो अपनी सरकारी सेवा के बदले सरकार से जो भी तय पेंशन और ग्रेच्युटी बनती है वो ले ले। उसे क्या चुनना है, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये केंद्र सरकार समय समय पर आदेश जारी करके तय करती है। ठीक है, चलिए अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। अगर कोई सेहत की वजह से नौकरी नहीं कर पाता, हाँ, नियम 38 है अशक्तता पेंशन यानी इनवैलिड पेंशन के बारे में। ये कब और किसे मिलती है? जी, ये पेंशन उन सरकारी कर्मचारियों को दी जा सकती है जो नौकरी के दौरान किसी शारीरिक या मानसिक कमजोरी, मतलब इन्फर्मिटी के कारण परमानेंटली सरकारी नौकरी करने लायक नहीं रह जाते हैं। और इसी वजह से उन्हें रिटायर किया जाता है। इसके लिए कोई मेडिकल प्रूफ चाहिए होता होगा? हाँ बिल्कुल, एक तय मेडिकल अथॉरिटी से सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। प्रक्रिया थोड़ी अलग है। गैजेटेड ऑफिसर्स और नॉन गैजेटेड कर्मचारी जिनकी तनख्वाह FR 921 के हिसाब से 2200 रुपए महीने से ज्यादा है, उनके लिए मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट देगा। बाकी मामलों में सिविल सर्जन या CMO या उसी रैंक का कोई मेडिकल ऑफिसर दे सकता है। दस्तावेज में यह भी लिखा है कि मेडिकल जांच से पहले ऑफिस हेड को पता होना चाहिए, और अगर महिला कर्मचारी है तो बोर्ड में एक महिला डॉक्टर होनी चाहिए। यह सब प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ, ये पारदर्शिता के लिए है। लेकिन नियम 38(4) में एक बहुत जरूरी बात है जो थोड़ी मानवीय भी है। अगर मेडिकल अथॉरिटी ये पाती है कि कर्मचारी पूरी तरह अक्षम नहीं है, लेकिन हाँ अपने मौजूदा काम के लायक नहीं है, पर शायद कोई कम मेहनत वाला काम कर सकता है, तो विभाग की ये ड्यूटी है कि पहले उसे ऐसे किसी पद पर एडजस्ट करने की कोशिश करे, अगर कर्मचारी राजी हो तो। सिर्फ तभी जब ऐसा कोई पद ना हो या उसे रखना प्रैक्टिकल ना हो, तभी उसे इनवैलिड पेंशन पर रिटायर किया जा सकता है। ये कोशिश है कि जहां तक हो सके कर्मचारी सेवा में बना रहे। ये वाकई एक अहम पहलू है। अच्छा, अब आते हैं नियम 39 पर, क्षतिपूर्ति पेंशन, कॉम्पनसेशन पेंशन। नाम से लग रहा है जैसे किसी नुकसान की भरपाई हो। ये कब मिलती है? बिल्कुल सही समझे आप। ये पेंशन तब दी जाती है जब किसी कर्मचारी का परमानेंट पद ही खत्म कर दिया जाए, अबॉलिश कर दिया जाए, और सरकार उसे कोई दूसरा पद जिसकी शर्तें कम से कम पुरानी जितनी अच्छी हो वो नहीं दे पाती है। मतलब कर्मचारी की कोई गलती नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वजह से हो रहा है। तो उस कर्मचारी के पास क्या ऑप्शन रहता है? नियम 39(1) कहता है कि ऐसे हटाए गए कर्मचारी के पास दो रास्ते हैं। या तो वो अपनी अब तक की सर्विस के हिसाब से जो क्षतिपूर्ति पेंशन बनती है वो ले ले, या अगर सरकार उसे कोई दूसरा पद ऑफर करती है, भले ही वो बिल्कुल पहले जैसा ना हो, तो वो उसे स्वीकार कर ले और अपनी पिछली सर्विस को आगे पेंशन के लिए जुड़वा ले। क्या कर्मचारी को पद खत्म करने से पहले कोई नोटिस देना होता है? हाँ, नियम 39(2) में है ये। परमानेंट कर्मचारी को हटाने से कम 3 महीने का नोटिस देना जरूरी है। अगर सरकार 3 महीने से कम का नोटिस देती है और कोई दूसरा रोजगार भी नहीं दे पाती, तो जितने समय का नोटिस कम दिया है उस पीरियड के लिए सैलरी और भत्ते दिए जा सकते हैं। जैसे अगर 1 महीने का नोटिस दिया तो 2 महीने की सैलरी भत्ते मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, जिस पीरियड के लिए सैलरी भत्ते मिले उस पीरियड की क्षतिपूर्ति पेंशन नहीं मिलेगी। ये एक तरह की न्यूनतम सुरक्षा है। अब एक ऐसी पेंशन पर आते हैं जो शायद सामान्य नहीं है। नियम 40 अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन, कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन। ये तो सजा के तौर पर है ना? हाँ, ये पेंशन नियमों में एक सजा, एक पेनाल्टी के तौर पर लिस्टेड है। नियम 40 कहता है कि अगर किसी कर्मचारी को डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत सजा के तौर पर अनिवार्य रूप से रिटायर किया जाता है, तो जो अथॉरिटी ये सजा दे रही है वो उसे पेंशन या ग्रेच्युटी या दोनों दे सकती है। लेकिन इसकी रकम तय है। ये उस तारीख को मिलने वाली पूरी क्षतिपूर्ति पेंशन या ग्रेच्युटी के 2/3 2/3 से कम नहीं हो सकती और पूरी क्षतिपूर्ति पेंशन से ज्यादा भी नहीं हो सकती। अच्छा, मतलब सजा है, कटौती हो सकती है, पर पूरी तरह पेंशन खत्म नहीं होती। कम से कम 2/3 तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और नियम ये भी कहता है कि अगर पूरी क्षतिपूर्ति पेंशन से कम पेंशन देने का फैसला होता है
तो ऐसा आदेश देने से पहले यूपीएससी से सलाह लेना जरूरी है, अगर आदेश राष्ट्रपति की शक्तियों के तहत है। एक और सेफगार्ड है कि पेंशन की रकम किसी भी हालत में सरकार द्वारा तय न्यूनतम पेंशन, जो अभी 9,000 रुपए महीना है, उससे कम नहीं होगी। इसके पीछे लॉजिक क्या है? मतलब सजा भी दे रहे हैं और पेंशन भी? हाँ, दस्तावेज इसे समझाता है। ये सजा उन मामलों के लिए है जहां कर्मचारी का बर्ताव ऐसा है कि उसे नौकरी में रखना ठीक नहीं है, लोकहित में नहीं है, लेकिन उसे बर्खास्त करना या हटाना, जिससे पेंशन पूरी तरह चली जाती है, वो शायद ज्यादा सख्त सजा मानी जा रही है। तो ये अनिवार्य सेवानिवृत्ति एक बीच का रास्ता है। आमतौर पर ऐसे मामलों में पूरी क्षतिपूर्ति पेंशन ही दी जाती है, लेकिन अगर मिसकंडक्ट बहुत गंभीर है तो खास वजहों से कटौती की जा सकती है। और इसी कड़ी में आखिरी प्रकार है नियम 41, अनुकंपा भत्ता, कंपैशनेट अलाउंस। ये अनिवार्य सेवानिवृत्ति से कैसे अलग है? ये किसे और क्यों मिलता है? ये उन कर्मचारियों के लिए है जिन्हें सबसे कड़ी सजा मिली है, यानी बर्खास्त, डिसमिस्ड या हटाया, रिमूव्ड किया गया है। इस सजा का नतीजा होता है कि कर्मचारी पेंशन और ग्रेच्युटी का अपना हक पूरी तरह खो देता है। लेकिन नियम 41 एक खास गुंजाइश देता है। अगर सजा देने वाली अथॉरिटी को लगता है कि मामला विशेष ध्यान देने लायक है, मतलब स्पेशल कंसिडरेशन का केस है, तो वो अनुकंपा भत्ता मंजूर कर सकती है। ये कितना हो सकता है? इसकी भी कोई लिमिट है? हाँ, इसकी भी लिमिट है, बिल्कुल। अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन जैसी ही ये भत्ता भी उस पेंशन या ग्रेच्युटी के 2/3 से ज्यादा नहीं हो सकता जो उसे मिलती अगर उसे क्षतिपूर्ति पेंशन पर रिटायर किया गया होता, और इसकी भी न्यूनतम रकम वही है, 9,000 रुपए महीने से कम नहीं। और इसे मंजूर करने का आधार क्या होता है? कोई फिक्स्ड नियम है? नहीं, कोई फिक्स्ड नियम नहीं है। दस्तावेज कहता है कि हर केस को उसकी मेरिट पर देखा जाता है। मेन सवाल यह होता है कि क्या दी गई सजा हालांकि जरूरी थी, कहीं उस व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा कठोर, अनड्यूली हार्श तो नहीं हो गए? क्या मामले में कोई ऐसी खास परिस्थितियां, एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टांसेस थीं जिन पर हमदर्दी से सोचा जा सकता है? इसमें कर्मचारी का पुराना सर्विस रिकॉर्ड, उसका बर्ताव, जो गलती की वो कितनी गंभीर थी, ये सब देखा जाता है। क्या भत्ता पाने के लिए कर्मचारी का गरीब होना जरूरी है? नहीं, स्रोत साफ कहता है कि गरीबी कोई शर्त नहीं है। हाँ, ये देखा जा सकता है कि कर्मचारी पर पत्नी और बच्चे निर्भर हैं, लेकिन सिर्फ इसी वजह से भत्ता नहीं मिल जाता जब तक कि हालात बहुत ही असाधारण ना हो। असल में देखा जाता है कि क्या गलती इतनी ज्यादा गंभीर और अनैतिक थी कि किसी तरह की हमदर्दी की गुंजाइश ही ना बचे। और एक और बात, नियम 41 की व्याख्या कहती है कि अनुकंपा भत्ता भी बाकी पेंशन की तरह ही माना जाता है और इसका भी कम्यूटेशन यानी रूपांतरण हो सकता है। मतलब पेंशनर अपनी मासिक पेंशन के एक हिस्से के बदले एक मुश्त रकम ले सकता है। यह दिखाता है कि सबसे कड़ी सजा में भी खास हालात में थोड़ी आर्थिक मदद की गुंजाइश रखी गई है। तो ये थी केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत मिलने वाली अलग अलग तरह की पेंशनों पर हमारी आज की चर्चा। हमने सुपर एन्युएशन, रिटायरिंग, आमरण पर पेंशन, अशक्तता, क्षतिपूर्ति, अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन और अनुकंपा भत्ता, इन सबको समझने की कोशिश की। हाँ, और ये दिखाता है कि इन नियमों का दायरा कितना बड़ा है। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए एक तरह का सोशल सिक्योरिटी नेट बनाते हैं। सेवा खत्म होने की लगभग हर मुमकिन स्थिति को ये कवर करते हैं, चाहे वो सामान्य रिटायरमेंट हो, अपनी मर्जी से या सरकारी आदेश से पहले रिटायरमेंट हो, सेहत की वजह से हो, पद खत्म होने से हो, या फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई की वजह से हो। हर पेंशन का अपना एक तर्क है, अपना एक मकसद है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। इन नियमों में खासकर अनिवार्य सेवानिवृत्ति पेंशन और अनुकंपा भत्ते जैसे प्रावधान ये दिखाते हैं कि एक तरफ तो नियमों की सख्ती है, प्रक्रिया है, लेकिन दूसरी तरफ मानवीय पहलू, खास हालात और विवेक मतलब डिस्क्रेशन के लिए भी जगह रखी गई है। यह सोचना दिलचस्प है कि किसी भी बड़ी व्यवस्था में नियमों की यूनिफॉर्मिटी और इस तरह के व्यक्ति आधारित फैसलों के बीच सही तालमेल कैसे बनता होगा और कैसे बनाए रखा जाता होगा।